बच्चों हेडिंग डालिएगा बिंदुसार, हेडिंग डालिएगा बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में थोड़ा सा मेरे को बताना पड़ेगा, चलिए मैं बताना चालू कर देता हूं। बिंदुसार क्या है, देखो मौर्य वंश की जब शुरुआत हुई तो मौर्य वंश की शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने क्या किया? साम्राज्य विस्तार का सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था उस बेटे का नाम है बिंदुसार। और बिंदुसार की खासियत यह थी बच्चों, बिंदुसार बहुत अच्छा विदेशी संबंध स्थापित किया था उसने। उसके संबंध सीरिया के साथ बहुत अच्छे थे, उसके संबंध मिस्र के साथ बहुत अच्छे थे। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो विदेशी व्यक्तियों के साथ संबंध अच्छे स्थापित कर पाए, जिससे व्यापार अच्छा हुआ। अब व्यापार अच्छा होने की वजह से कहीं ना कहीं साम्राज्य विस्तार में मदद मिलती है। किसको मदद मिलेगी? तो बिंदुसार की चीजों को मदद मिलेगा अशोक को। और अशोक के शासनकाल में मौर्य वंश जो है वो पूरी तरीके से साम्राज्य के रूप में फैल जाएगा। समझ आया बिंदुसार का इंपॉर्टेंस? पहला मैं आपको ये बोला हूं कि बिंदुसार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिंदुसार वैदेशिक संबंध स्थापित करने में एक महान राजा रहा है। ठीक है, तो बिंदुसार के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो मैं आपको बस स्टोरी बताते जा रहा हूं, पहले सुनते चलिए। बिंदुसार के जो पिता थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और बिंदुसार की जो माता थी उसका नाम था दुर्धरा। क्या नाम था? दुर्धरा। तो पिता का नाम याद करते चलना, पिता का नाम और माता का नाम दुर्धरा। माता का नाम क्या था? दुर्धरा। बिंदुसार को बच्चों अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग नामों की संज्ञा दी गई है। उसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। क्या कहा गया है? वायु पुराण में भद्रसार कहा गया। साथ ही साथ बच्चों उसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया। उसे अमित्र घात कहा गया है। अमित्र घात या अमित्र चेट्स क्या कहते हैं? अमित्र घात या अमित्र चेट्स। तो देखिएगा जैन ग्रंथ में इसे सिंहसेन कहा गया है। सिंहसेन। यूनानियों ने, क्योंकि इसका संबंध अच्छे थे मिस्र के साथ, यूनानियों ने इसे क्या कहा है? इसे कहा है अमित्र चेट्स। बच्चों अमित्र चेट्स या यही अमित्र घात कहलाता है। क्या कहलाता है? अमित्र घात। अमित्र घात मतलब शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला। बच्चों पिंगल वत्स, ध्यान से सुनिएगा, आजीवक संप्रदाय का एक मुख्य व्यक्ति पिंगल वत्स बिंदुसार का अच्छा मित्र था। इसलिए बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय अपनाया और आजीवक संप्रदाय के अनुसार बिंदुसार को बच्चों एक दंडी कहा गया। क्या कहा गया? एक दंडी कहा गया। क्या कहा गया? बिंदुसार को क्या कहा गया? एक दंडी कहा गया। किसमें कहा गया? तो आजीवक संप्रदाय में कहा गया। किसमें कहा गया? आजीवक संप्रदाय में क्या कहा गया? एक दंडी। यूनानियों ने क्या बोला? अमित्र चेट्स या अमित्र घात। जैन धर्म में इसे क्या कहा गया? सिंहसेन। और वायु पुराण में क्या कहा गया? इसे भद्रसार। ये नाम आपको याद रखना, पूछता है। बिंदुसार के क्या क्या नाम है? भद्रसार, सिंहसेन, अमित्र चेट्स, अमित्र घात। आजीवक संप्रदाय का इसने क्या किया? अनुकरण किया, क्योंकि पिंगल वत्स क्या था? पिंगल वत्स किसका मित्र था? बिंदुसार का अच्छा मित्र था। अतः बिंदुसार ने अंत में क्या अपनाया? अंत में आजीवक संप्रदाय को अपनाया। और आजीवक संप्रदाय ने इसे क्या कहा है? तो आजीवक संप्रदाय ने इसे एक दंडी कहा है। क्या कहा है? अच्छा, अभी आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसके विदेशी व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध थे। तो इसके काल में दो दरबारी राजपूत आते हैं। क्या आते हैं? दो दरबारी राजपूत आते हैं। एक का नाम होता है बच्चों डाइमेकस। क्या नाम होता है एक का? डाइमेकस। और एक का नाम होता है डायनीसियस। देखिएगा मिस्र से, ध्यान से सुनिएगा, मिस्र से
एक व्यक्ति आता है दरबारी राजपूत, उसका नाम होता है डाइनीसियस। क्या नाम होता है? डाइनीसियस। डाइनीसियस नाम होता है। और इसी तरीके से सीरिया से एक दरबारी राजपूत आता है जिसका नाम होता है डाइमेकस। क्या नाम होता है? डाइमेकस। ठीक है, दो दो दरबारी राजपूत याद रखना। दोनों दरबारी राजपूत किसके समकालीन है? बिंदुसार की। डाइनीसियस और डाइमेकस। डाइनीसियस और डाइमेकस। देखो बच्चों, सीरिया के जो राजा रहते हैं एंटियोकस, सीरिया के राजा कौन रहता है? एंटियोकस। बिंदुसार का संबंध एंटियोकस के साथ बहुत अच्छा रहता है। एंटियोकस और बिंदुसार अच्छे मित्र रहते हैं, अच्छे मित्र रहते हैं। अतः एंटियोकस ना बिंदुसार को 3 चीजें भेजता है। कितनी चीजें भेजता है? 3 चीजें भेजता है। कौन? एंटियोकस किसको भेज रहा है? बिंदुसार को 3 चीजें भेजेगा। वो 3 चीजें कौन कौन सी है तो देखिएगा। एक है मीठी मदिरा, एक है सूखी अंजीर, और तीसरा है एक दार्शनिक। पूछता है क्वेश्चन बच्चों ना, जो जो पूछता है क्वेश्चन वो बता रहा हूं। क्या क्या एंटियोकस जो है, एंटियोकस बिंदुसार को क्या पूछता है? 3 तरीके की चीजें भेजता है। एक मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। किसको भेजता है? बिंदुसार। आपको पता होना चाहिए कि देखो क्या होता है ना, जैसे हम पढ़ रहे हैं बिंदुसार, बिंदुसार में क्या पूछेगा ये पढ़ाना है मेरे को, ताकि आपको सीधे टू द पॉइंट चीजें पता चले। तो बिंदुसार के संदर्भ में पहली चीज ये है कि बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, माता का नाम दुर्घरा। क्या नाम है? माता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। माता का नाम क्या है? दुर्धरा। ये 2 चीज आप और ऐड करिएगा। माता का नाम क्या है? दुर्धरा। वायु पुराण में उसे क्या कहा गया है? भद्रसार। जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है? सिंहसेन। यूनानियों ने क्या कहा है? अमित्र ज्ञात या अमित्र चेट्स। आजीवक संप्रदाय का इसने अनुकरण किया। क्यों किया? क्योंकि पिंगल वत्स जो आजीवक संप्रदाय का मुख्य व्यक्ति था, वो किसका मित्र था? बिंदुसार का मित्र था। अतः बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय अपनाया। जब आजीवक संप्रदाय अपनाया तो बिंदुसार को क्या कहा गया? एक दंडी कहा गया। क्या कहा गया? एक दंडी कहा गया। बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि बिंदुसार के साथ वैदेशिक संबंध अच्छे थे बिंदुसार के, मिस्र के साथ भी और सीरिया के साथ भी। मतलब एक अच्छा विदेशी राजनीतिक राजा रहा है। तो मिस्र से एक व्यक्ति आया दरबारी कवि, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में किसने? सेल्यूकस निकेटर ने किसको भेजा था? मैगस्थनीज को भेजा था। और मैगस्थनीज आता है चंद्रगुप्त मौर्य को समझता है और पूरे शासनकाल के लिए कौन सी पुस्तक लिखता है? उसके शासनकाल की पूरी एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम क्या है? इंडिका। ठीक है, उसी तरीके से बिंदुसार के शासनकाल में कौन आता है? तो बिंदुसार के शासनकाल में कौन आता है? मिस्र से डाइनीसियस आता है। कौन आता है? डाइनीसियस आता है। और सीरिया से कौन आता है? डाइमेकस आता है। अच्छा, सीरिया का राजा कौन है? एंटियोकस। एंटियोकस या एंटियोकस होगा वो। एंटियोकस किसका मित्र? अच्छा, बिंदुसार का। तो एंटियोकस बिंदुसार के लिए 3 स्पेशल चीजें भेजता है। एक मीठी मदिरा, एक सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। याद रहेगा। अब देखिए बच्चों, दो जगह देखना है आपको। यह है एक तक्षशिला। क्या है बच्चों? तक्षशिला। और बिंदुसार कहां बैठा है बच्चों? यहां बिंदुसार बैठा है। बच्चों ये जो है ना, ये है अवंती।
क्या है? अवंती। इसे कहा जा रहा है उज्जैन। समझिएगा, यहाँ पे पूरी कहानी है, अशोक का पूरा आधार स्तंभ बनेगा। ये जो अवंती है बच्चों, अवंती का जो राज्यपाल है, ध्यान से समझिएगा, अवंती का राज्यपाल है वो है अशोक। कौन है? अशोक। अवंती का राज्यपाल किसे बनाया गया है? अशोक। मतलब अवंती क्षेत्र को कौन देख रहा है? अशोक। बिंदुसार के दो पुत्र हैं अभी यहां पे इस कंटेस्ट में। बिंदुसार के दो पुत्र हैं, एक का नाम है, बिंदुसार के दो पुत्र हैं बच्चों, एक का नाम है सुशीम। क्या नाम है? सुशीम। ये बड़ा पुत्र है। क्या है? ये बड़ा पुत्र है। और एक पुत्र का नाम है अशोक। ठीक है, अब समझिएगा बच्चों, होता क्या है कि जब बिंदुसार अपने शासनकाल में रहता है ना, तो तक्षशिला पे कोई मध्य एशिया का दूसरा राजा है जो किस पे आक्रमण कर देता है? तक्षशिला पर आक्रमण कर देता है। तो तक्षशिला को बचाने के लिए बिंदुसार पहले भेजता है किसको? सुशीम को। किसको भेजता है? सुशीम को। और सुशीम तक्षशिला को बचाने में असफल रहता है। तब वो क्या करता है? तब वो किसको भेजता है? तो तब वो अशोक को भेजता है। कहां? तक्षशिला। और अशोक तक्षशिला को बचाने में सफल हो जाता है। तो सुशीम और अशोक में कौन सफल हो जाता है? अशोक तक्षशिला को बचाने में सफल रहता है। बचाने में सफल रहता है। समझिएगा यहां पे बात, सफल रहता है। अशोक क्या करता है? जब वो तक्षशिला को जीत लेता है, वापस से तक्षशिला को बचा लेता है, तो अशोक ये करता है कि अशोक उज्जैन के जितने भी अधिकारी, अमात्य, सेनाएं, सेनापति, इन सब का बच्चों हस्तांतरण कर देता है, स्थानांतरण कर देता है। कहां कर देता है स्थानांतरण? तो स्थानांतरण कर देता है तक्षशिला में। कहां कर देता है? तक्षशिला में। सभी को कहां भेज देता है? तक्षशिला। कहां के पूरे लोगों को? उज्जैन के लोगों को कहां भेज देता है? तक्षशिला। और उल्टा ये करता है, जो तक्षशिला के जितने भी ये अधिकारी रहेंगे, इन सब अधिकारी को कहां भेज देता है? उज्जैन। मतलब अशोक जब तक्षशिला को जीतता है तो तक्षशिला के अयोग्य अधिकारी, अमात्य, सेना, सेनापति को कहां भेज देता है ट्रेनिंग के लिए? उज्जैन। और उज्जैन के पूरे लोगों को कहां भेज देता है? तक्षशिला। तो तक्षशिला को पूरी तरीके से वो बचा लेते हैं। ठीक है, बुद्धिजीविता का काम करता है। अब अगली चीज समझिएगा, जब ये हो जाता है और बिंदुसार जब उम्र में थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, यानी कि उम्र में क्या हो जाता है? थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, तब स्पेशली अशोक, देखिए एक चीज, बिंदुसार मैंने थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना बच्चों, 298 बीसी, 298 बीसी कौन? बिंदुसार चालू होगा। इसके पहले 322 बीसी से 298 तक चंद्रगुप्त मौर्य था। 298 बीसी से 273 बीसी तक कौन रहता है? कौन रहता है? बिंदुसार रहता है। और बिंदुसार के कितने पुत्र होते हैं? तो बिंदुसार के बच्चों दो पुत्र होंगे। अब ये क्या होगा, जब बिंदुसार 273 बीसी में अपना पद को त्यागेगा, यानी राजा पद से हटेगा, तो सुशीम वर्सेस अशोक होगा। वास्तव में अशोक ज्यादा सफल राजा होता है, अशोक ज्यादा तेज राजा होता है, और अशोक खूंखार भी होता है। लेकिन बिंदुसार क्योंकि बड़ा लड़का है, इसलिए बिंदुसार ये चाहते थे कि कौन? कि सुशीम जो है, सुशीम को राजा बनाया जाए। बट अशोक और सुशीम के बीच लगातार युद्ध होता है और 4 वर्षों तक युद्ध चलता है, और अंत में अशोक जीत जाता है। अशोक जीत जाता है। तो अशोक का जो शासन काल है बच्चों, वो शासन काल प्रारंभ होगा 269 बीसी से 232 बीसी तक। समझ आया? 4 वर्षों तक किसका युद्ध होता है?
अशोक वर्सेस सुसीम चलता है और जीतता कौन है? अशोक जीतता है। लेकिन बिंदुसार किसको राजा बनाना चाहता था? सुसीम को। ठीक है, रीजन समझ में आया कि अशोक ने क्यों ऐसा किया? क्योंकि अशोक को लगता था वो ज्यादा काबिल था। बच्चों इस चीज को समझिए, पहले इस चीज को देख लीजिए। अच्छा, इस चीज को नोट कर लीजिए, ऐसा बुक में नहीं दिया है ना, बुक में प्री कम मेंस बेस लिखा हुआ है। इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, जो जहां पे भी टेक्निक्स नोट करनी है। नहीं नहीं, वो गलत है, जैसा है ऐसा है, जो है ये सही है। बुक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिया, क्या लिखा है बुक में? हाँ, उल्टा हो गया, पहले सुसीम को भेजा, बाद में, हाँ लिख लीजिए, उसको सुधार दीजिएगा। पहले किसको भेजा है बच्चों? पहले भेजा है सुसीम को और सुसीम असफल रहा है, फिर किसको भेजा है? अशोक को। इसलिए बोल रहा हूं इसको थोड़ा बहुत नोट करते रहा कीजिएगा ना, यहां से क्या है तो पिक्टोरियल इमेज बन जाता है आप लोग। अच्छा, जो समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया? ये बिंदुसार कंप्लीट हो गया, अब अशोक चालू करेंगे। एक बार रिवीजन के तौर पे सुन लीजिए। बिंदुसार जो है, बिंदुसार की शुरुआत होती है 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक। ठीक है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य 258 बीसी में, ध्यान से सुनिएगा कान लगा के, 258 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग करता है। लेकिन 298 बीसी यानी कि तकरीबन 40 साल पहले ही, 40 साल, 322 में राजा बनता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, 322 बीसी में। फिर 298 बीसी में उसे लगता है कि मैं अपनी सत्ता अब बिंदुसार को दे देता हूं, तो वो सत्ता किसको हस्तांतरित कर देता है? बिंदुसार को। और 20-30 साल वो शासन काल में रहता है, उस दौरान रहता है, लेकिन उसके बाद वो उसका इंक्लिनेशन किधर हो जाता है? जैन धर्म के प्रति हो जाता है और दिगंबर शाखा का अनुकरण कर लेता है। और 258 बीसी में, ध्यान से सुनिएगा, 258 बीसी में वो दिगंबर शाखा को फॉलो करते हुए भद्रबाहु के कहने पर श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक में चंद्रगिरी की पहाड़ी के पास एकांत में जीवन व्यतीत करता है और अपने द्वारा किए गए सत्य, सत्कर्म और दुष्कर्म को कैलकुलेट करते हुए संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग करता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब आता है बिंदुसार। बिंदुसार आता है तो बिंदुसार अपने पिता से कहीं ना कहीं प्रभावित रहता है। तो बिंदुसार जब आता है तो बिंदुसार का एक मित्र होता है पिंगलवत्स। पिंगलवत्स के कहने पर या पिंगलवत्स के समझाने पर वो किसका अनुकरण कर लेता है? आजीवक संप्रदाय का अनुकरण कर लेता है। आजीवक संप्रदाय क्या है इसको बताएंगे, बाद में आएगा, इसी क्रम में आएगा। फिर जब आजीवक संप्रदाय को अनुकरण कर लेता है, फिर धीरे धीरे वो शासन करता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का मध्य एशिया के साथ अच्छा संबंध था, इसलिए अपने पिता के बनाए गए संबंध को बिंदुसार उसको और अच्छे से निर्वहन करता है और उस चीज को सीरिया में ले जाता है, उस चीज को मिस्र तक ले जाता है। इस दौरान वो दो दरबारी राजपूत, क्या? डायनेसियस और डाइमेकस, दो दरबारी राजपूत आते हैं किसके यहाँ? बिंदुसार के यहाँ। तो जो सीरिया का राजा रहता है एंटियोकस के साथ तो बिंदुसार के अच्छे संबंध रहते हैं, तो उपहार स्वरूप वो 3 चीज भेजता है, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक व्यक्ति। किसको? बिंदुसार के दरबार में। जब बिंदुसार अपनी सत्ता सुसीम और अशोक के बीच में सुसीम को देना चाहता है तो अशोक उसका विरोध करता है और अशोक क्या करता है? सुसीम से वो सत्ता छीन लेता है। अंत में बिंदुसार फिर उसके बाद सत्ता से हट जाता है। तो अंत में अगर देखा जाए तो बिंदुसार के क्या क्या नाम थे, तो वायु पुराण में उसे भद्रसार कहा गया है, जैन ग्रंथ में उसे सिंहसेन कहा गया है, यूनानियों ने इसे अमित्र चेट से अमित्रघात या शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला बताया। ठीक है बच्चों, जो अशोक और सुसीम होते हैं उनका कंटेस्ट ये है कि तक्षशिला जो होता है, बिंदुसार के शासनकाल में उनके द्वारा फैलाए गए पूरे जगहों में तक्षशिला है ऐसा क्षेत्र रहता है जो खतरे में आता है। इसमें वो अशोक पहले सुसीम को भेजता है, सुसीम उस चीज को बचाने में असफल रहता है तो अशोक को भेजता है, तो अशोक उस क्षेत्र को बचा लेता है और अशोक उज्जैन के जितने भी लोग होते हैं उनको तक्षशिला ट्रांसफर कर देता है और तक्षशिला के लोगों को कहां ट्रांसफर कर देता है? उज्जैन। और इतिहास में ये पहली बार घटना है जब कोई राजा अपने अमात्य, अपने मंत्री, अपने सेनापति, अपने अधिकारी को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित कर रहा है, ये पहली घटना है।
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सुसीम वर्सेस अशोक होता है, अशोक विजयी होता है और अशोक राजा बनता है। 4 वर्षों तक इनका संघर्ष चलते रहता है कि राजा कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा। इससे 273 से लेकर 269 तक का समय चला जाता है और अशोक का जो शासनकाल प्रारंभ होगा वो 269 से लेकर 232 बीसी तक चलेगा। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब चालू करें। अशोक, आपकी बुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट बीच में जो मेंस के प्रश्न दिए हुए, ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा ऐसा थोड़ा एनालिटिकल टाइप का, तो इसको आप ध्यान देते रहिएगा। एंशिएंट में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एंशिएंट में उसको लिखने का रीजन ये है कि वो कंटेंट मिलता नहीं, वो एनालिटिकल चीज है, तो आपको उसमें फैक्ट पूरा मिलेगा, लेकिन पैटर्न इसको पकड़ते चलिए कि कैसे कैसे सर बताएं। तो हेडिंग हमने डाला अशोक। बच्चों, अशोक का टाइम पीरियड कब से चालू होता है? अशोक का टाइम पीरियड चालू होता है 269 बीसी से 232 बीसी तक। 232 बीसी तक, 232 बीसी तक। अशोक के संदर्भ में बताते हैं। अशोक के जो पिताजी रहते हैं उनका नाम क्या हुआ? बिंदुसार। अशोक की माता का नाम क्या है? तो सुभद्रांगी नाम रहता है। पिता का नाम, चलिए, पिता का नाम क्या हुआ? बिंदुसार। माता का नाम क्या हुआ? सुभद्रांगी। माता का नाम क्या हुआ? सुभद्रांगी। इसके अलावा इनके अगर पत्नी की बात करेंगे तो महेंद्र, पत्नी का नाम देवी और कारुवती। क्या नाम है? कारुवाकी। पत्नी देवी, और भी दिया होगा उसमें कारुवाकी। ये दो मेन, दो आप याद रखें, देवी और कारुवाकी, देवी और कारुवाकी। इसके अलावा अगर पुत्र की बात करेंगे तो कुणाल, महेंद्र, कुणाल, महेंद्र। आपकी बुक में तिवारा लिखा हुआ है, वो तिवारा भी मिलता है देखने को और तीवर भी मिलता है देखने को, ठीक है। इसके अलावा संघमित्रा, और एक क्या नाम है? चारुमती। पुत्री हो गई, है ना। तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रांगी, पत्नी का नाम देवी और कारुवाकी, पुत्र का नाम कुणाल, महेंद्र और तीवर, और पुत्री का नाम संघमित्रा या चारुमती। क्या नाम है? चारुमती। याद रहेगा? चलिए बच्चे आगे देखते हैं। अशोक मुख्यतः, अशोक के संदर्भ में समझिएगा, 269 में, 269 में बच्चों राज्याभिषेक होता है। अशोक का राज्याभिषेक कब होता है? 269 में। और 269 में राज्याभिषेक होता है। 261 में कलिंग युद्ध होता है। कब होता है बच्चों? 261 में। और कलिंग युद्ध होने की वजह से अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। अशोक का हृदय परिवर्तित होता है। इसके पहले की कहानी बताते हैं। सिंगली साहित्य में यह लिखा है कि अशोक 99 भाइयों की हत्या करता है। हत्या करके राजा बनता है। क्या लिखा है अशोक के संदर्भ में? अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करता है और हत्या करने के बाद राजा बनता है। मतलब अशोक बहुत खूंखार होता है। अशोक जब सत्ता में आता है तो 269 बीसी की बात है ना, ये सब बीसी है बच्चों। 269 बीसी, 269 बीसी में राज्याभिषेक होता है और 261 बीसी में क्या करता है वो? कलिंग युद्ध करता है। कलिंग युद्ध जब करता है बच्चों, तो कलिंग के समय यहाँ का कलिंग का राजा नंदराज रहता है। कौन रहता है?
राजा नंदराज। तो राजा नंदराज के साथ युद्ध करता है और वहां पे भी भीषण रक्त संहार करता है, भीषण रक्त संहार करता है। समझते चलेगा बच्चों, भीषण रक्त संहार करता है, लेकिन अंत में जाके उसको बहुत पश्चाताप होता है और अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। अशोक पहले जब युद्ध लड़ रहा था तो दिग्विजय, दिग्विजय की नीति अपनाता है, बाद में वो धम्म विजय की नीति अपना लेता है। धर्म प्लस विजय, धम्म विजय की नीति अपना लेता है। पहले अशोक कौन सी विजय से नीति अपनाता? दिग्विजय, कहीं मैं रुकूंगा नहीं, सिर्फ जीतते चलूंगा, ना हारने वाला, लगातार जीतते चलूंगा। तो कौन सी नीति अपनाता है? वो पहले दिग्विजय की नीति अपनाता है, फिर बाद में कौन सी नीति में बदल जाता है? धम्म विजय। अब मैं उस चीज का अनुकरण करूंगा जो धर्म को लेकर रहेगी, धम्म विजय की नीति अपनाऊंगा। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, इसी के संदर्भ में बच्चों क्या करता है अशोक, फिर 251 बीसी में, ध्यान दीजिएगा, एक पहला इंपॉर्टेंट सन कौन सा है? 269 बीसी, दूसरा कौन सा है? 261, तीसरा कौन सा है? 251। 251 बीसी में तृतीय बौद्ध संगीति, याद आया? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराता है। यह आयोजन कहां होता है? पाटलिपुत्र में होता है। क्या होता है? पाटलिपुत्र में। और इस आयोजन में क्या होता है? अभिधम्म पिटक की रचना होती है। किसकी रचना होती है? अभिधम्म पिटक। और इस दौरान गुरु कौन होता है? मोगली-पुत्र तिष्य होता है, मोगली-पुत्र तिष्य। और यही क्या करता है? अभिधम्म पिटक की रचना करता है, साथ ही साथ कथा सरित सागर, कथा सरित सागर की भी रचना करता है। याद आया? ये सब कब होता है? अशोक के शासनकाल में होता है। कब होता है? अशोक के शासनकाल में। ये समझ में आएगी नहीं आया? इसको देखो, एक बार याद करने का प्रयास करो। अशोक के टाइम में 3 शासनकाल है, 269, 261, 251। पहले ये 3 समय को याद करो। अशोक को और क्या क्या कहा, फिर अशोक के बहुत सारे नाम देखेंगे। अशोक को क्या क्या कहा जाता है? तो अशोक को देव नाम प्रियदर्शी बोलते हैं, देव नाम प्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देव नाम प्रियदर्शी बोलते हैं, देव नाम प्रिय बोलते हैं। अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है, अशोक को बुद्ध शाक्य बोलते हैं, और अशोक को देव नाम प्रिय भी बोलते हैं, अशोक को प्रियदर्शी भी बोलते हैं। देखिए अशोक के नाम बता देता हूं। देव नाम प्रियदर्शी, इसी से बहुत सारे नाम निकलेंगे। क्या कहा गया है अशोक को? देव नाम प्रियदर्शी कहा गया। अब इससे बहुत सारे नाम, इसको देव नाम प्रिय कहा गया है, इसे प्रियदर्शी कहा गया है, इसे बुद्ध शाक्य कहा गया है, इसे अशोक वर्धन भी कहा गया। अशोक वर्धन कहा। आज थोड़ा आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, चीजें याद करते चलिए, याद करना पड़ेगा। आपकी बुक से थोड़ा सा अलग पैटर्न है, यहाँ पे चीजों को इजी किया गया है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा इसमें और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। एक ही पेज में आना जरूरी है, इसलिए इसको ऐसे बताएंगे। थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इसी धर्म की बात को लेकर, अशोक की।
ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 5-6 चीज लिखूंगा इस पे, इस बॉक्स पे, सब इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो, अशोक 260 बीसी में बौद्ध धर्म अपनाता है। कलिंग युद्ध में उसका हृदय परिवर्तन होता है, कलिंग युद्ध में उसका हृदय परिवर्तन होता है। कब होता है? 261 में। 260 में क्या करता है? बौद्ध धर्म अपनाता है। आपको समझ में आया ना 61 से 60 कैसे हो रहा है, 60 से 59 क्यों हो रहा है? आगे नहीं बढ़ रहा है, इन लोग पीछे जा रहे हैं क्योंकि बीसी चल रहा है। ठीक है, 260 बीसी बौद्ध धर्म हो गया। बच्चों, जो बुद्ध रहता है, जो क्या नाम है, अशोक रहता है, वो शैव उपासक रहता है। वास्तव में वो शैव धर्म का अनुकरण करने वाला रहता है, वो शिव का उपासक रहता है। बाद में किस में बदल जाता है? बौद्ध धर्म में बदल जाता है। ठीक है, जैसे वो बौद्ध धर्म में बदलता है तो अशोक बुद्ध के द्वारा गए हुए जितने भी स्थान है, सभी स्थानों की यात्राएं करना चालू करता है। तो अशोक बोध गया की यात्रा करता है, अशोक श्रावस्ती की यात्रा करता है, अशोक कपिल वस्तु की यात्रा करता है, अशोक सारनाथ जाता है। अशोक इन क्षेत्रों में जाना प्रारंभ करता है जहां जहां से कौन गए थे? बुद्ध गए थे। अशोक लुम्बिनी जाता है और इन क्षेत्रों में जाके बौद्ध धर्म को समझने का प्रयास करता है। इसी से प्रेरित होकर कौन सा धर्म अपनाता है? दिग्विजय नीति की जगह बौद्ध धर्म या धम्म विजय नीति का अनुकरण करने लगता है अशोक। ठीक है, अब बच्चों, अशोक के जो पुत्र होते हैं, जिसमें एक पुत्र होता है महेंद्र और एक पुत्री है संघमित्रा। संघमित्रा और महेंद्र, महेंद्र और संघमित्रा को वो अब नई चीजें करने के लिए टास्क देता है। पहले तो ये मैं एक चीज और बता दूं यहां पे, इस जितना जगह आपको दिख रहा ना, पूरे जगह अशोक का शासन हो जाता है। किस तरीके से? तो देखिएगा, अशोक का शासन होता है उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेके दक्षिण में कर्नाटक और तमिलनाडु तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेके काठियावाड़ तट तक, और कुछ हिस्सों में असर रहता है। तो अशोक का पूरा शासन इतने क्षेत्र में फैल जाता है। अशोक, ध्यान से सुनिएगा, अशोक महेंद्र और संघमित्रा दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजते हैं। कहां भेजते हैं? श्रीलंका भेजते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को कहां भेजा जाता है? श्रीलंका भेजा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे धर्म प्रचारक वो फिक्स कर देता है कि इस धर्म का प्रचार यहां यहां किया जाएगा। तो मैं आपको लिख रहा हूं पूरे धर्म को, इसे डायग्राम से आप याद रखिएगा। महादेव नाम का एक व्यक्ति रहता है जिसे मैसूर भेजा जाता है। कहां भेजा जाता है? मैसूर। महादेव, महादेव किस क्षेत्र के लिए? मैसूर क्षेत्र के लिए। महादेव किसको भेजता है? मैसूर क्षेत्र के लिए। ठीक है, कर्नाटक में यहीं पे, यहां पे एक और व्यक्ति है रक्षित को कहां भेजता है? पूरे कर्नाटक के लिए, पूरे कर्नाटक के रक्षित को। इसके अलावा धर्म रक्षित मध्यम, याद करना पड़ेगा। देखो बच्चों, हिमाचल प्रदेश के लिए किसको भेजता है? मध्यम। देखो ये ना ऐसे फैक्ट हैं जो थोड़े डिफिकल्ट फैक्ट हैं, नहीं मिलते हैं। उन फैक्ट को एक मैप के माध्यम से एक जगह ले आ रहा है, तो आप मैप के माध्यम से याद रखिएगा। आपकी बुक में शायद टेबल के माध्यम से दिया होगा। ठीक है, महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित को कहां के लिए भेजता है? महाराष्ट्र के लिए भेजता है। महेंद्र और संघमित्रा कहां के लिए? श्रीलंका के लिए। महादेव कहां के लिए? मैसूर के लिए। रक्षित कहां के लिए? कर्नाटक के लिए। महाधर्म रक्षित कहां के लिए? महाराष्ट्र के लिए।
मध्यम को कहां के लिए? हिमाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर और कांधार, मध्यांतिक को भेजता है जम्मू कश्मीर और कांधार के लिए। याद रहेगा, इतना भी याद कर लो, बहुत याद हो जाएगा। अशोक दिग्विजय की नीति से धम्म विजय की नीति में आ गया है। अशोक 260 में किसको फॉलो करने लगा है? बौद्ध धर्म का अनुकरण करने लगा है। बौद्ध धर्म का अनुकरण करने के बाद गौतम बुद्ध जिन जिन जगहों पे गए हैं, अशोक उन जगहों में खुद से जाने लगा है, जिसमें लुम्बिनी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, ठीक है, सारनाथ, इन सब जगहों पे कौन गया? अशोक गया। इसके बाद अशोक क्या करता है? अशोक खुद जाने के बाद अशोक अपने पुत्र पुत्रियों को जाने के लिए बोलता है, जिसमें स्पेशली पूछता है महेंद्र और संघमित्रा कहां गए थे? श्रीलंका गए थे। महादेव कहां गए? मैसूर गए। रक्षित कहां गया? तो कर्नाटक गया। फिर उसके बाद धर्म रक्षित कहां गया? महाराष्ट्र गया। इसके बाद मध्यम कहां गया? हिमाचल प्रदेश। और मध्यांतिक कहां गया? जम्मू कश्मीर और कांधार क्षेत्र पे। इन सब लोगों को भेजा। ठीक है, याद रहेगा इतना। बच्चों, अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखे हैं, मतलब लिखवाए हैं। अशोक ने 14 अभिलेख लिखवाए हैं। कितने अभिलेख लिखाए हैं? 14 अभिलेख लिखाए हैं, जिसमें 13वें अभिलेख में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन। कौन से अभिलेख में? 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है? 13वें अभिलेख में। याद रखिएगा, 13वें अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक का जो निधन होता है बच्चों, निधन, अशोक का जो निधन होता है वो 232 बीसी में पाटलिपुत्र में होता है। कहां होता है? पाटलिपुत्र में होता है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? रटना है भाई, रटना है, याद करना पड़ेगा ना। बहुत आराम आराम से एक एक चीज समझ रहे हो, कहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमने दो चीजें देखी हैं, एक बिंदुसार को देखा, एक अशोक को देखा। बिंदुसार का निधन कहां हुआ? मगध में। हाँ, वही पाटलिपुत्र में। ये फेमस राजा है ना, इसलिए इसकी हर चीज पता होनी चाहिए। मतलब कहाँ, किस तरीके से, क्या क्या नाम है इसका, किसका पिताजी का नाम क्या, इसके पुत्र का नाम क्या, इसकी पत्नी का नाम क्या। ठीक है, देखो अशोक, अब बोले आगे, ये हो गया क्लियर। ये भी देखना तो क्लियर देख लीजिए, फिर मैं इसके आगे और कुछ कुछ बोलना चालू करूंगा। अशोक अपने जीवन में धम्म नीति को अपनाता है। किस नीति को अपनाता है? सुनते चलिएगा पहले। अशोक अपने जीवन में धम्म नीति को अपनाता है, और धम्म पाली भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? धम्म पाली भाषा का शब्द है, जो संस्कृत में ध्री धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है धारण करने योग्य। क्या होता है जिसका मतलब? धारण करने योग्य। अशोक ने जो धम्म लिखा था, उस धम्म की परिभाषा इसमें राहुलवाद शुद्ध एक सूत्र है। राहुलवाद शुद्ध क्या है? सूत्र है, उससे ली गई है। किसकी परिभाषा?
धम्म की परिभाषा क्या बोल रहे हैं? धम्म की परिभाषा राहुलवाद सूत्र से ली गई है। कुछ कुछ चीजें किताब में नहीं मिलेंगी, मिल रही है क्या? थोड़ी नहीं मिल रही होंगी, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। राहुलवाद सूत्र से क्या लिया गया है? धम्म की परिभाषा ली गई है। अशोक के धम्म की परिभाषा पूछता है, अशोक के धम्म की परिभाषा किस सूत्र से ली गई है? तो राहुलवाद सूत्र से ली गई है अशोक के धम्म की परिभाषा। अशोक जो धम्म है वो कौन सी भाषा का शब्द है? पाली भाषा का शब्द है, और संस्कृत से के ध्री शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करने योग्य। ठीक है, देखो अशोक के जो धम्म का विचार था बच्चों, वो पूर्णतः बौद्ध धर्म पर आधारित नहीं था। वो जनता के कल्याण के लिए जितनी चीजें जरूरी थी उसको उसने धम्म नीति में इंक्लूड कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं जो अशोक की धम्म नीति थे उसमें प्रभाव था बुद्ध का, लेकिन बौद्ध धर्म में जो लिखा है सीधा उसका अनुकरण नहीं किया। उसने जनता के लिए जो उपयोगी चीजें हैं उसको किसमें शामिल किया? धम्म नीति में शामिल किया, जिसमें बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा है। समझ आया क्या मैं बोला? बौद्ध धर्म के यानी धम्म नीति को जब अशोक ने क्या किया? अपनाया, तो पूर्णतया बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया। उसने जनता के हित के लिए जो चीज आवश्यक है उसको बौद्ध धम्म नीति में अनुकरण किया। ठीक है, देखो स्वनियंत्रण किसी भी धम्म नीति का, कोई भी व्यक्ति धर्म क्या है? सधर्म क्या है? अपने आप पे नियंत्रण करना या अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना, है ना। जिन का मतलब क्या होता है? जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, बुद्ध का मतलब क्या होता है? मध्यम मार्ग में चलते हो, ना तो कभी किसी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाओ, ना ही किसी का मार खा लो। कुछ मध्यम मार्ग अपनाओ, बीच का कोई रास्ता अपनाओ। ऐसा कौन बोलता है? बुद्ध। तो अब इनके संदर्भ में क्या कहा गया है? स्वनियंत्रण ही, ध्यान से सुनिएगा, स्वनियंत्रण ही अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत। क्या बोल रहे हैं? अभी सबको लिखूंगा मैं। स्वनियंत्रण ही अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत था, जिसका उल्लेख 7वें अभिलेख में किया गया है। कलिंग का युद्ध का अभिलेख किसमें किया गया है? 13वें में। धम्म नीति का उल्लेख किसमें किया गया है? 7वें अभिलेख में किया गया है। किसमें किया गया है? 7वें अभिलेख और दूसरे अभिलेख में, दूसरे और 7वें अभिलेख में। ठीक है, देखिएगा अशोक की धम्म नीति। बच्चों मेंस में प्रश्न बनता है अशोक की धम्म नीति पे। तो पहले धम्म का अर्थ क्या होता है? धर्म। और ये संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? ध्री धातु से बना हुआ। और इसका मतलब क्या होता है? धारण करने योग्य, धारण करने योग्य। 4 बातें याद रखनी, चारों बातें मैं लिखा दे रहा हूं। दूसरा, जो धम्म का कॉन्सेप्ट लिया गया है, ये किस सूत्र से लिया गया है? राहुल वादो सूत्र से किसका? धम्म का कॉन्सेप्ट लिया गया है। ठीक है, फिर धम्म का मूल सिद्धांत स्वनियंत्रण है। क्या है बच्चों? स्वनियंत्रण। क्या है? स्वनियंत्रण। इस स्वनियंत्रण का उल्लेख किसमें किया गया है? इस स्वनियंत्रण का उल्लेख 2 चीजों में किया गया है। दूसरे अभिलेख, स्वनियंत्रण अर्थात धम्म नीति का उल्लेख दूसरे अभिलेख और 7वें अभिलेख में किया गया। दूसरे अभिलेख और 7वें अभिलेख में किया गया। अशोक दिग्विजय नीति से अब कौन सा नीति पे आ गया है? धम्म विजय नीति पे आ गया है और धर्म का प्रचार करने लगा। धर्म का प्रचार करने लगा और धर्म के प्रचार के लिए उसने क्या किया? प्रचारक लगाए। और ये प्रचारक कौन कौन से हैं? तो देखिए कौन कौन से प्रचारक लगाए उसने, जोड़ दिए लास्ट में। कौन कौन से प्रचारक लगाए? महेंद्र और संघमित्रा को कहां भेजा? श्रीलंका। महादेव को कहां भेजा? मैसूर। रक्षित को कहां भेजा? कर्नाटक। महाधर्म रक्षित को कहां भेजा? महाराष्ट्र। फिर उसके बाद मध्यांति को कहां भेजा? कश्मीर कांधार में। और मध्यम को कहां भेजा? हिमाचल प्रदेश में। समझ आया?
इसमें धम्म में बहुत सारी बातें कही गई हैं। मैं आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं उसको। धम्म में क्या, माता पिता का आदर करना, किसी से मृदु बात करना, जीव की हत्या ना करना, अपनी निद्रा पर नियंत्रण रखना, बहुत से कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित रहना, प्राणियों का वध ना करना, गुरुजनों के प्रति आदर रखना, दया दान और सुचिता का खुद में निर्माण करना। ये सब बातें किसमें लिखी गई थी? धम्म में। तो धम्म में तकरीबन 12 से 13 बातें लिखी गई थी। ठीक है, वो मेंस का क्लास होगा तो हम बताएंगे जो भी चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी आप मोटा मोटा क्या, माता पिता का आदर करना, दया दान सुचिता का व्यवहार रखना, निद्रा पे नियंत्रण रखना, जीव हत्या ना करना, मृदुता के साथ बात करना, धम्म में साधुता बनाए रखना, ठीक है, ब्राह्मणों के प्रति दयाशीलता रखना, गुरुजनों के प्रति आदर भाव रखना। ये सब क्या है? धम्म नीति के अलग अलग पॉइंट्स लिखे गए। वो पॉइंट्स का मैंने आपसे जिक्र किया। ठीक है, बच्चों ये जो धर्म प्रचारक हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको अशोक की भाषा में धम्म महामात्र कहा जाता है। पूछता है क्वेश्चन, धम्म महामात्र का तात्पर्य क्या है? धर्म प्रचारक। क्या कहा जाता है? धम्म महामात्र कहा जाता है। इन प्रचारक को क्या कहते हैं? धम्म महामात्र कहते हैं। चलिए अब आगे थोड़ा सा एक आध दो लाइन अभिलेख के बारे में बता देते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? याद करते चलना है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि इसमें चीजें भूलेंगी और भूलना नहीं है आपको। देखो बच्चों, अशोक के जो अभिलेख थे, अशोक के 3 प्रकार के अभिलेख थे। देखो अभिलेख मैंने आपको बताया ना बच्चों, अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? क्यों हिमांशु, कितने प्रकार के होते हैं अभिलेख? 3 प्रकार के नहीं, और भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। बताओ जितने ही प्रकार बताओ। चलो देखो ऐसे रटते नहीं है। लकड़ी पे लिख दिए काष्ठ अभिलेख, पत्ते पे लिख दिए ताम्र अभिलेख, दीवार पे लिख दिए शिलालेख, स्तंभ पे लिख दिए स्तंभ लेख, गुफा में लिख दिए गुहा लेख। हो गया 5। जनरली कितने प्रकार होते हैं? 5। ये 5 प्रकार मैंने आपको शुरू में बताया था, याद कीजिए। इतिहास जानने के स्रोत में, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख जब बता रहा था तो मैंने बोला था कि 5 प्रकार के अभिलेख होते हैं। ठीक है, तो अशोक के जो अभिलेख थे वो बच्चों 3 प्रकार के थे। एक था गुहा लेख, एक था स्तंभ लेख और एक था शिलालेख। तो हम बात करते हैं ऐसे, क्या? शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। ठीक है, अब कैसे कैसे है तो बताएंगे बच्चों। शिलालेख कहाँ है, स्तंभ लेख कहाँ है, गुहा लेख कहाँ? पहले तो अभिलेख कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के अशोक के द्वारा। अब इसमें कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें भाषा में प्राकृत भाषा, कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा, खरोष्ठी भाषा, ब्राह्मी भाषा, अरमाइक भाषा और यूनानी भाषा, इन 5 भाषाओं का प्रयोग किया गया अशोक का अभिलेख लिखने। ये क्लियर हुआ? अशोक का अभिलेख लिखने में कितने भाषाओं का प्रयोग किया गया? इन 5 भाषा, जिसमें सर्वाधिक प्रयोग प्राकृत भाषा का, सर्वाधिक प्रयोग किस भाषा का? प्राकृत भाषा का किया गया। क्लियर हुआ? सर्वाधिक प्रयोग कौन सी भाषा का किया गया है? प्राकृत भाषा का किया गया। कितने, कौन कौन सी भाषा है? तो प्राकृत भाषा, खरोष्ठी भाषा, ब्राह्मी भाषा, अरमाइक भाषा और यूनानी भाषा। क्लियर हुआ? सर्वाधिक भाषा कौन सी? अच्छा, जो अशोक के अभिलेख जनरली मिले हैं, जो सड़कें बनाई गई थी, सड़क के किनारे जो इस तरीके से स्तंभ लगाए गए थे, तो सर्वाधिक जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो सड़क या राजमार्ग में देखने को मिलते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख कहाँ देखने को मिलते हैं?
सड़क या राजमार्ग में देखने को मिलते हैं। अरे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वाला जो रहता है ना, वैसे उसी तरीके से अभिलेख लगे हुए। क्यों ऐसा किया है उसने? ताकि लोग रास्ते चलते उन अभिलेख में लिखी बातों को पढ़ें और पढ़ने के बाद राज्य में उन सभी बातों का अनुकरण करें। जल ही जीवन है, सुना देखा है ना, जल ही जीवन। तो वो उसी तरीके का संदेश अशोक ने किसके माध्यम से दिया है? अपने अभिलेखों के माध्यम से दिया। ठीक है बच्चों, कुछ एक ऐसा अभिलेख है, एक अभिलेख 2 भाषाओं में लिखा गया है, जिस अभिलेख का नाम है सर ए कुन्हा और कांधार। सर ए कुन्हा, सर ए कुन्हा एक ऐसा अभिलेख है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है? द्विभाषीय अभिलेख। द्विभाषीय अभिलेख। पहली बात। दूसरा, मानसेरा प्लस सहबाजगढ़ी, ये बच्चों खरोष्टी भाषा में लिखा गया। किसमें लिखा गया है? खरोष्टी भाषा में। अभी आप समझाते हैं आपको। अरे बच्चों, जो ये क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र, ये सब जगह प्राकृत भाषा में जितने अभिलेख हैं, ये क्षेत्र में जाएंगे तो आपको खरोष्टी भाषा देखने को मिलेगी। इसी क्षेत्र में आपको यूनानी भाषा मिलेगी, इसी क्षेत्र में आपको अरमाइक भाषा मिलेगी। यानी कि जो आपका मानसेरा और सहबाजगढ़ी है वो कहाँ है? अफगानिस्तान क्षेत्र में पाए जाने वाले। सरे कुना कहाँ है? अफगानिस्तान में पाया जाने वाला अभिलेख। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भारत में जितने अभिलेख मिले उनमें अधिकतर कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। सरे कुना में कौन सी भाषा है? द्विभाषीय अभिलेख। कौन सी भाषा है? द्विभाषीय अभिलेख। लगमान अभिलेख, लगमान अभिलेख, ये बच्चों अरमाइक भाषा में लिखा गया। अरमाइक भाषा में लिखा गया। अच्छा, मैं इतना क्यों अभिलेख कर रहा हूं? क्योंकि भारतीय इतिहास में पहली बार अभिलेख लिखने की परंपरा कहां से चालू हुई? अशोक के शासनकाल से चालू हुई। इसलिए अशोक के अभिलेख इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेख कितनी भाषा में? 5 भाषा में। प्राकृत भाषा, खरोष्टी भाषा, ब्राह्मी भाषा, अरमाइक भाषा, यूनानी भाषा। अच्छा बच्चों, मेरा एक सजेशन है, ये पीपीटीज लगातार डलेंगे, इन पीपीटीज को सेव करके रखिएगा और अपनी किताब में एक व्हाइट पेज में जिस पैटर्न में लिखा लिख के चिपका दीजिएगा। आपकी किताब जो है वो प्री कम मेंस आधारित है, उसमें लगातार बीच बीच में प्रश्न दिए गए हैं, इसलिए आपको फैक्ट इतने क्रमानुसार नहीं मिलेंगे। फैक्ट है, सब फैक्ट है, लेकिन कहां कहां है? आंसर के बीच बीच में फैक्ट है। आपको थोड़ा सा ठहराव रख के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो लेक्चर है, क्लासरूम लेक्चर है, वो सीधे उस चीज पर प्रहार करता है, फैक्ट पे, सीधे फैक्ट को बताएगा। समझ रहे हैं आप मेरी कहने का मतलब? क्लासरूम और बुक यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, यानी क्लासरूम की पीपीटी आपको ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी पैटर्न में आप पढ़िएगा। और मैं बार बार शुरू में बोला था कि इतिहास में पढ़ाऊंगा तो आप मेरे पैटर्न को पकड़िएगा। अगर आप मेरे पैटर्न को पकड़ेंगे तो इतिहास आपको समझना बहुत आसान होगा, क्योंकि ये पैटर्न मैंने बनाया है खुद के समझने के लिए, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आता था शुरू में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना क्या? अशोक को ज्ञान नहीं, अशोक एक राजा के तौर पे उसे समझ में आया कि अगर मुझे बौद्ध धर्म का प्रचार करना है तो मुझे लोगों तक मैसेज पहुंचाना होगा, और मैसेज पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे कुछ लिखना होगा, और लिख के मैं किसका प्रयोग करूंगा? पत्थर ही तो उसको दिखा। इसी देखो ना, स्तंभ लेख और शिलालेख दोनों पत्थर पे ही लिखा है, कहीं पे उसका काष्ठ अभिलेख नहीं मिला है, कहीं पे उसका ताम्र अभिलेख नहीं मिला। और ये भी क्या है? पत्थर ही तो है, क्योंकि गुफाएं बनाई गई। गुफाएं किसके लिए बनाई गई? बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए गुफाएं बनाया। उस बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रार्थनाएं लिखी गई, जैसे लिखा ना था स्कूल में लिखा रहता है, उसी तरीके से गुफाएं बनाई गई, गुफाओं में संदेश लिखा गया। तो लिखने का जो चीज है ना, उसको कैसे आया? उसको ये चीज की समझ आई बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं? जरूरत पड़ी जब उसे धर्म का प्रचार करना हुआ।
चलिए, अच्छा, इन सब से ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट फैक्ट, इसके बाद ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। एक नाम लिखा गया टी फैन थिलर। क्या लिखा गया है? टी फैन थिलर। टी फैन थिलर वो व्यक्ति हैं जो अशोक के अभिलेख को सबसे पहली बार खोजे। तो खोजने का कार्य किसने किया? टी फैन थिलर ने किया। अशोक के जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें अशोक के अभिलेख खोजने का कार्य सबसे पहले किसने किया? टी फैन थिलर ने किया है। किसने किया है? टी फैन थिलर ने किया है, जो सर्वाधिक सबसे पहले खोज की, जो 1750 बीसी में की। कब की? 1750 बीसी में की, 1750 बीसी में। अगला फैक्ट, जेम्स प्रिंसेप 1837 बीसी ने सबसे पहले पढ़ने में सफलता अर्जित की। जेम्स प्रिंसेप जो था वो सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता अर्जित की। ठीक है, जो सबसे पहले पढ़ा गया अभिलेख है वो दिल्ली टोपरा अभिलेख है। कौन सा है? दिल्ली टोपरा अभिलेख। काफी है इतना, दिल्ली टोपरा अभिलेख। एक सेकंड बच्चों, कर लीजिएगा, आपके पास सब कुछ रहेगा।